हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का सेकंड हाफ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जो दो शब्द हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं या मनी स्पेंड करते हैं इन द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स। मतलब इन्वेस्टमेंट आपको भी पता है कि एक तरीके का ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स देने वाला है, ठीक है। देन कम्स द वर्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। मल्टीप्लायर अगर देसी भाषा में बताऊँ तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी इतने अच्छे से काम कर रही है। आपने अगर किसी बिज़नेस के अंदर आज की डेट में 1,00,000 रुपया लगाया है तो आपको लग रहा होगा कि मेरा ये साल बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आपकी आज की इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको इसी साल बेनिफिट नहीं देगी, आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देती रहेगी। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने एक बार खर्चा किया, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कभी ना कभी किसी के लिए इनकम भी तो बनेगा। और ये साइकिल जो है इन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सालों तक इकोनॉमी के अंदर चलेगा, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई का मतलब आप समझते ही हैं, जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि गुना करना। अगर आप 2 × 2 करेंगे तो आंसर आता है 4, ठीक है। दैट मीन्स आप 2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको कर देते हैं डबल। यही मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है। एक छोटी सी वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैसे काफ़ी सालों तक यूटिलाइज़ किया जाए कि उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिले, इसी को ही मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट कहते हैं। एंड इस चीज़ को कोई इंटेंशनली नहीं चला रहा इकोनॉमी के अंदर, बेटा ये नेचुरल है। इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नेचुरली इसी ही तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को जो डिनोट करते हैं हम, वी डिनोट इट विद द वर्ड के। सो के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 60 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से इनकम में 120 रुपीज़ का चेंज आता है, तो हम इसको 120 अपॉन 60 कर देंगे तो आंसर आ गया 2। दैट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू है 2 टाइम्स। तो जिस एरिया में हमने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे जो इनकम है अपनी इन्वेस्टमेंट से दुगनी आएगी, यानी कि आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे ना उसका डबल होके ही आपको मिलेगा। Then comes the relationship between multiplier and MPC। हाँ जी, MPC अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रोपोर्शन या परसेंटेज है जो हम एडिशनल इनकम का कंज्यूम करते हैं, राइट। अब एडिशनल इनकम का लोग कितना कंज्यूम करेंगे ये तो लोगों की मेंटालिटी और नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो एमपीसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, जब तक आप पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो इकॉनमी में सर्कुलेट नहीं होगा, वो इकॉनमी में किसी के काम नहीं आएगा। मैं आपको बहुत पहले भी बताती रही हूँ कि जो लोग सेविंग्स करके अपनी कबर्ड के अंदर पैसे को छुपा कर रख देते हैं, उन लोगों का पैसा किसी काम का नहीं है इकॉनमी के लिए। अगर आपको इकॉनमी में पैसा चाहिए, बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको पैसे को खर्च करना सीखना होगा। हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को घर पे स्टोर करने की बजाय, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी क्या होगा, यहाँ पे एक मैंने डेरिवेशन लिखी है, उसके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है या फिर जो इनकम है, सॉरी, AD इज़ इक्वल टू AS, वो इक्विलिब्रियम लेवल पे
दोनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे जो ए एस है उसको y के साथ डिनोट किया है और ए डी के स्थान पर मैंने c प्लस आई लिखा है। यहाँ पे ओनली c प्लस आई इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है तो डेल्टा y भी तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो सकता है ना। हमने दोनों साइड्स को डेल्टा y से डिवाइड किया। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आंसर आया, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई तो 1 ही हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी सी और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई ये क्या है 1/k। मतलब मैंने अभी आपको जो k का फॉर्मूला बताया उससे बिल्कुल ही उलट है ये। ठीक है जी, तो ये 1/k लिख सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया है, जो MPC है मैंने उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, 1/k इधर ही रह गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC क्या होता है ये आपको भी पता है, k इज़ इक्वल टू 1/MPS। तो ये रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर का MPC और MPS के साथ। अब बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की। हाँ जी, एक मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मान लो आप MPC की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं विच इज़ 1। मतलब MPC जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब जहाँ पे आप जितनी भी एडिशनल इनकम है उसको कंज्यूम ही किए जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर होती है k इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो अपनी MPC की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ली है 1, 1/1 माइनस 1 दैट इज़ 1/0, तो आपका आंसर आ गया इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर किसी भी इकोनॉमी में सेविंग करने की हैबिट ही नहीं है, लोग जो कमाते हैं उसे हाथों हाथ कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस इकोनॉमी का जो मल्टीप्लायर है वो इन्फिनिटी होगा। मतलब अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक 1000 गुना से ऊपर भी रिटर्न मिलेगी। बट जनरली दिस कंसेप्ट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे कुछ भी सेविंग ना की जाए। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अनसर्टनिटीज़ का डर होता है, सिक्योरिटी पाना हमारी पहचान है, तो इसलिए हम सेविंग ज़रूर करते हैं। नाउ कम्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप मल्टीप्लायर की, MPC की मिनिमम वैल्यू निकाल लो विच इज़ 0। ठीक है जी, तो 1/1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है 1। आप खुद देखो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 कैसे हो सकती है। कंजम्पशन की जो सबसे मिनिमम हद है वो क्या है, आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे, बात ही ख़त्म। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंजम्पशन है उसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, अगेन ये जो कंडीशन है रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस केस में आपका MPC भी 0 ही हो जाएगा इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने MPC की जगह 0 वैल्यू है वो पुट की, तो 1/1 इज़ इक्वल टू 1। ऐसी इकोनॉमी में क्या होगा जहाँ एडिशनल इनकम को बिल्कुल भी कंज्यूम ही नहीं किया जा रहा, मतलब इनकम बढ़ने के साथ आपकी कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रही, ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न आ जाएगा, दैट्स इट। मतलब आपको कुछ बढ़कर नहीं मिलेगा। आपने 100 रुपये डाले, आपके 100 रुपये कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ बढ़कर मिलेगा, तो वो नहीं मिलने वाला। हाँ जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो काम कैसे करता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपकी एक बार की गई इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देगी, और वो बात मैंने बिल्कुल ठीक भी बोली है। लेकिन कई बार माइंड में आता है कि ये इकोनॉमी में चलता क्या है, कैसे चलता है ये सारा सिस्टम, क्योंकि है भी ये सब ऑटोमेटिक, इसे कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ही चला रहा है सिस्टम को। तो वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर समझने के लिए आपको इस टेबल को बड़ी अच्छे से और डीपली ऑब्ज़र्व करना होगा, समझना होगा। ठीक है जी, मैं आपके सामने एक टेबल को प्रेजेंट कर रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द मल्टीप्लायर प्रोसेस।
इस टेबल को स्टडी करने से पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ, देन वी विल कम ऑन टू द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, जिसका फर्स्ट कॉलम है टाइम पीरियड, या आप इसको स्पेशली या सिंपली पीरियड भी लिख सकते हो। इट रेंजेस बिटवीन 0 and 10। एक्चुअली 0 टाइम पीरियड कौन सा है बेटा? ये वो साल है जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मेरी एक बात याद रखना, जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे रिटर्न उसी दिन थोड़े ही मिल जाएगा। आप अकाउंट्स के अंदर +1 में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो जिस साल आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, क्या आप उसी साल ही अकाउंट्स बना लेते थे? आप उस साल की एंडिंग पे ही अकाउंट्स बनाते थे ना। तो इन्वेस्टमेंट का भी यही हिसाब होता है, जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की उसी साल आपको रिटर्न मिलनी थोड़ी ही शुरू हो जाएगी, उसको टाइम तो लगेगा ही ना। तो 0 ईयर कौन सा है? जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की, फिर उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसको हो गए 5 साल। मतलब ये इन्वेस्टमेंट को किए हुए कितना समय हो गया, ये दिखाए गए हैं इस टेबल के अंदर। हम लोग यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है उसको जो 10 राउंड्स तक कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, मतलब उस इन्वेस्टमेंट के अगले 10 सालों में क्या होता है एक इकॉनमी के अंदर, हम वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। द सेकेंड कॉलम इज़ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज किया है ये इस कॉलम के अंदर शो किया जाएगा। देन द थर्ड कॉलम इज़ इंक्रीज़ इन इनकम, जिसको आप लोग डेल्टा वाई भी बोल देते हैं। अब तक तो आपको ये क्लैरिटी हो ही गई होगी, एंड इट इज़ ऑब्वियसली लॉजिकल कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो इनकम तो ऑब्वियस सी बात है ना, इम्प्रूव होगी ही होगी। देन इज़ इंक्रीज़ इन कंजम्पशन और MPC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा C लिया है। देन इज़ इंक्रीज़ इन सेविंग, डेल्टा S। एक और बात जो आप सभी को याद रखनी है वो है मल्टीप्लायर प्रोसेस के लिए हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 अज्यूम की है और MPC की वैल्यू 0.5। इट्स बट ऑब्वियस, अगर आप MPC को अज्यूम कर लेते हो तो मल्टीप्लायर वहीं से ही कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब हम ये इस टेबल के अंदर अज्यूम करके चल रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर जो 50% ऑफ एडिशनल इनकम है वो कंज्यूम हो जाती है और 50% को सेव कर लिया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टेबल को समझना। द पीरियड नंबर 0 शोज़ एन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट बाय 200। हमने पहले साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 रुपये से बढ़ाई है, ठीक है। मतलब हम नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 200 करोड़ की, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 200 करोड़ की जो इनकम है 200 करोड़ से इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरी एक बात याद रखना, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो जितनी इन्वेस्टमेंट करे उससे ज़्यादा की इनकम ही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि चाहे कोई मूर्ख से मूर्ख भी इंसान हो, एटलीस्ट वो अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी तो चाहता ही चाहता है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उतना रिटर्न तो लेना ही चाहता है, ठीक है। इट इज़ 200 करोड़। अब MPC है जी 0.5। MPC is 0.5, that means 50% of increased income is consumed। तो 200 का 50% है 100 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये 100 हो गया, 100 करोड़, एंड बाकी का जो 100 है उसके साथ क्या हुआ, लोगों ने उसको सेव कर लिया। अब जो चीज़ कंज्यूम नहीं हुई वो सेव ही हुई ना, ठीक है। अब देखो जो सेव हो गया ना वो तो हो गया इकॉनमी से बाहर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेविंग है वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इकॉनमी के काम की नहीं है। क्या है काम का? कंजम्पशन है काम का। तो अब बेटा जो चीज़ कंज्यूम हुई है वो अगले साल किसी ना किसी की इनकम बनेगी। येस, वी आर एंटरिंग इन द ईयर नंबर 1, तो वो किसी की इनकम ही बनेगी। तो जो कंजम्पशन था वो हो गया इनकम, ठीक है। दिस इज़ द चेंज इन इनकम, ₹100 करोड़, ठीक है। अब ये 100 करोड़ भी पूरा का पूरा तो कंज्यूम होने नहीं वाला, इसमें से 50 कंज्यूम हुआ बिकॉज MPC इज़ 0.5। 50 फिर से सेव कर लिया गया, कोई बात नहीं। जो 50 सेव किया वो तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन जो 50 कंज्यूम हुआ वो अगले साल का जो इनकम है वो बन जाएगा ना, ठीक है। देखिए ये जो 50 है जो हमने पिछले साल कंज्यूम किया था, अब वो इस साल की इनकम हो गई है। अगेन इस 50 में से भी सारे के सारे 50 तो कंज्यूम होने से रहे, 25 कंज्यूम हो जाएगा, 25 सेव हो जाएगा। जो सेव हुआ वो फिर हमारे हाथ से चला गया, लेकिन जो कंज्यूम हुआ वो तो फिर से किसी की इनकम बनेगा अगले साल, ठीक है। अब जो इनकम है वो फिर से
हाफ ऑफ डिवाइड हो गई, 12.5 इज़ कंज्यूम्ड एज 12.5 इज़ सेव्ड। देखिए ये सिस्टम इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक जो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होने लग जाता। ठीक है, तो लास्ट ईयर में आप क्या देख रहे हो, 10th राउंड में 0.20, 0.10, 0.10, मतलब अब ना बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड आ चुका है। अब इकॉनमी को एक नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये इन्वेस्टमेंट कॉलम बिल्कुल खाली है, डैश डैश डैश। प्लीज़ इन डैशेस को वो जो रेपिटेशन वाले डैशेस होते हैं वो नहीं समझना, ठीक है। ये डैश का मतलब है कि ये कॉलम खाली है भाई, जो ज़ीरो ईयर में इन्वेस्टमेंट थी वो ही की थी, अब ये उसी का ही सर्कल चले जा रहा है। ठीक है, आप टोटल में भी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ ही है, हमने 200 करोड़ से ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया। लेकिन देखो उस 200 करोड़ का बढ़ के हमें मिला क्या, 400 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ हमने कंज्यूम कर लिया और 200 करोड़ हमने सेव कर लिया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है ये कैलकुलेशंस जो लास्ट में टोटल लिखा हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरा टेबल ही बनाना है। मैं ये आपको चीज़ सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। जस्ट ऑब्ज़र्व दिस थिंग। आपने जो देखा ना शुरू में कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट वॉज 100 करोड़, नो एक्चुअली इट वॉज 200 करोड़। ठीक है, और आप लोगों ने अज्यूम किया है कि MPC है वो 0.5 है। यही दो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमें मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म का टेबल बनाने से पहले। बेटा आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन से बाकी सब चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/1 माइनस MPC, यानी कि 1/1 माइनस 0.5, दिस इज़ 1/0.5 विच इज़ इक्वल टू 2। आ गई मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब हमें ये जजमेंट करनी है कि इन टोटैलिटी, देखो मैं ये नहीं कहती कि ये 200 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनली जो 400 करोड़ की इनकम बनती है वो एक ही साल के अंदर बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इस प्रोसेस को समय लगता है, मतलब ये ओवरऑल कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहती कि एक साल के अंदर ही हो जाएगा, इस चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन हमें ओवरऑल नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कल को हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका ओवरऑल इंक्रीज़ कितना आएगा। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K की वैल्यू है 2, डेल्टा वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डेल्टा आई की वैल्यू है 200। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, 2 × 200 इज़ इक्वल टू ₹400 करोड़। इस चीज़ से हमें क्या जजमेंट होती है, क्या नॉलेज मिलती है कि भाई जो हमने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई है उससे हमें 400 करोड़ की इनकम मिलने वाली है, जो प्रेजेंट कंडीशंस चल रही है इकोनॉमी के अंदर। अब देखो ये भी एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, एक साल के अंदर नहीं मिल जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपना जो मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, मैंने आपको अभी तक यही बताया कि मल्टीप्लायर ऐसी कॉन्सेप्ट होता है या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, ऐसा प्रोसेस है वो जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट कई सालों तक राउंड एंड राउंड एंड राउंड आपको बेनिफिट देती है। दैट मीन्स वो जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको किक फॉरवर्ड करती है, दैट इज़ द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है जी, लेकिन मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। अगर वो इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट को वापस खींचने पे इकोनॉमी को बैकवर्ड भी लेके जा सकता है। हाउ इट विल हैपन ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस। लेकिन सबसे पहले हम ग्राफ के ज़रिए ये समझेंगे कि हाउ द फॉरवर्ड एक्शन टेक्स प्लेस। इस फॉरवर्ड एक्शन से आप सभी वाकिफ़ हैं, एक बार ग्राफ बनेगा तो आप सभी को समझ आ जाएगा हाउ दिस टेक्स प्लेस। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट रखी है एंड वाई एक्सिस पे हमने रखी है AD, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। अगेन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपका इस तरीके से जाएगा एंड दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एंड इट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आइडियली हमारी जो इकोनॉमी है वो इसके अंदर लाई कर रही है एंड OY इज़ द लेवल ऑफ इनकम दैट यू आर
जनरेटिंग प्रेजेंटली। अब क्या होता है इकोनॉमी के अंदर जी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब है कि हम खर्च ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप AD से कहाँ पहुँच जाते हैं, AD1 पे। आपने जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है वो यहाँ विजिबल होएगी डेल्टा I में। ठीक है जी, और आपने जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई है वो यहाँ पर आ गई है, तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम है वो E से E1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपकी इकोनॉमी में जो कमाई हो रही है वो OY की बजाय OY1 हो जाएगी। ये जो बेटा गैप आया है ना, इसको ही हम फॉरवर्ड एक्शन बोलते हैं मल्टीप्लायर का। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्शन। इससे हमें क्या पता चला कि देखो भाई, जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होएगी तो इनकम तो फॉर श्योर इंक्रीज़ होगी ही होगी इकोनॉमी की। अब ये उस इकोनॉमी के MPC पे डिपेंड करेगा कि इनकम कितनी बढ़ेगी, और इस गैप को ही हम बोल देते हैं फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है जी, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डाली इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का इतना इम्पोर्टेंस है और सरकार हमेशा इन्वेस्टमेंट पे जोर देती है। ठीक है जी, लेकिन जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स हैं, ऐसे ही अपने मल्टीप्लायर का सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, बैकवर्ड एक्शन भी हो सकता है। देखो, मैंने अभी बात की कि इन्वेस्टमेंट हुई तो उसने हमें बेनिफिट्स दिए। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर से हमें इन्वेस्टमेंट है वो वापस यानी कि विड्रॉ करनी पड़ जाती है। होता है, बहुत बार होता है। सरकार की कोई यूनिट है वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो गई है। सिक का मतलब है बीमार, यानी कि उसमें लॉसेज ही लॉसेज हुए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनी को अब सरकार बेचेगी ना, अपने पास थोड़ी जोड़ के रखेगी। ठीक है, तो कई बार इन्वेस्टमेंट सेल करने से, यानी कि इन्वेस्टमेंट से अपने हाथ वापस खींचने से जो एक बैकवर्ड एक्शन चलता है ना, वो सिर्फ उसी साल ही नहीं, आने वाले कई सालों तक नुकसान देकर जाता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन के अंदर भी लगभग आप सेम ही डायग्राम बनाएंगे। अगेन दैट इज़ सेम x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है जी, एंड दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, एंड यहाँ पे आपकी है जी एग्रीगेट डिमांड। दिस इज़ योर प्रेजेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आप इतनी जो इनकम है वो जनरेट कर रहे हैं, OY। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी से निकल जाती है, मे बी एनी रीज़न, मे बी ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, या फिर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, या फिर कोई रिसेशन आ गया है, कोई मंदी आ गई है, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो एग्रीगेट डिमांड है बस वो कम होने वाली है, और वो हो गई है इस तरीके से AD2। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ डेल्टा I2। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो गई है। अब आपका नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है E2 पे, लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो आपकी इनकम पहले से कम हो गई है, OY की बजाय OY2 पे। ये जो आप बैकवर्ड आए हो ना बेटा, इसी को ही हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और ये बेटा सिर्फ 1 साल नहीं, फिर कई सालों तक ये जो बैकवर्ड है, बैक है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे आप हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ कि +1 +2 की स्टडी है, बड़ी डिलीजेंटली करो, क्योंकि अगर आप उसको ढंग से नहीं करोगे ना तो आने वाला ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब खराब हो जाएगा, क्योंकि बेसिक्स तो अभी बनते हैं ना। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी सेम है। इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 1 साल घटाई, उसका भुगतान आने वाले कई सालों तक करना पड़ेगा। सो हेयर दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एज रिगार्ड्स द थ्योरी। कल वाले टॉपिक के अंदर या कल वाले लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।